हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आईसीके के एक नए कॉमिक्स यादें के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं एक ऐसे सुपर हीरो के बारे में बात करूंगा जिसका ऐड देखकर तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। सही बात यह है, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था उसका ऐड। लेकिन जब मैंने ये कॉमिक्स पढ़ी तो बचपन में जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे एक नया इंटरेस्ट आया और फिर बाद में जहाँ तक हो सके इसकी जो जो कॉमिक्स मिली है इस सीरीज़ के मैंने ज़रूर पढ़ी है। तो आज मैं बात करूँगा आपको मनोज कॉमिक्स के युगांधर के बारे में। तो इसके पहले हम आगे बात करें, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहना चाहिए। हमारे पास में वॉच टाइम काफ़ी अच्छा आ रहा है और जल्दी ही हमारे सब्सक्राइबर अगर 1000 के पास पहुंच जाते हैं या 1000 पूरे हो जाते हैं तो हम एक लक्की ड्रॉ करेंगे जिसमें हम देंगे राज कॉमिक्स के या और दूसरे कॉमिक्स के बने हुए हैंडमेड ट्रेडिंग कार्ड्स, और इसके अलावा भी और भी प्राइजेज़ है जो आपको लकी ड्रॉ के द्वारा मिलेगा। तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा मैं आपको कह रहा था, आज का हमारा हीरो है युगांधर। इसकी ज़्यादा कॉमिक्स तो नहीं आई, लेकिन जो भी कॉमिक्स आई उसमें कहानी काफ़ी कसी हुई थी और काफ़ी नई टाइप की कहानी मुझे इसकी लगी। तो देखते हैं, बात करते हैं। एक बेसिक मैं आपको आज इस वीडियो में रिव्यू दूंगा कि इसका ओरिजिन क्या रहा। युगांधर एक ऑल्टरनेट अर्थ के ऊपर सेट है, एक ऑल्टरनेट आयाम के ऊपर सेट है जहाँ पे पूरी पृथ्वी को 3 भागों में बांटा जाता है। एक पार्ट के ऊपर, एक भाग के ऊपर तो राक्षसों का शासन होता है जिसका जो मेन राजा होता है उसका नाम होता है हिंसक। वैसे ही जो सेकंड पार्ट होता है पृथ्वी का, उस पे दैत्यों का एक प्रकार से कब्ज़ा होता है और उनका जो राजा होता है उसका नाम होता है दुर्दांत। और जो तीसरा पार्ट होता है जिसमें अनेक छोटे छोटे देश होते हैं वो होता है मनुष्यों के पास में। तो ये जो होते हैं दोनों ये राक्षस और दैत्य, इनके भी अपने अपने गुरु होते हैं। राक्षसों का गुरु का नाम होता है एक टांग और जो दैत्यों का गुरु होता है उसका नाम होता है एक हाथ। नाम से क्लियर है जे की टांग नहीं होती है और एक का हाथ नहीं होता है। और ये दोनों एक ही महागुरु के शिष्य होते हैं। तो ये दोनों हमेशा ये इस होड़ में लगे रहते हैं कि किसका शिष्य बेटर है। तो दोनों इस हिसाब से सोच के देखते हैं कि अर्थ के ऊपर जो मनुष्य वाला जो भाग है वहाँ पे एक राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला होता है। तो दोनों ये सोचते हैं कि हम हमारे जो शिष्य हैं उनको वहाँ भेजेंगे। लेकिन उसमें ये होता है कि दोनों के शिष्यों के पास सेम ताकत होती है, सेम तालीम होती है, तो दोनों पावर में बिल्कुल बराबर होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों के बीच में एक जंग छिड़ जाती है और दोनों ही अपने जो शिष्य हैं उनको ये बोलते हैं कि तुम जाके भगवान शंकर की यहाँ पे तपस्या करो और उनसे कोई वर मांगो, उनसे कोई ताकत मांगो, क्योंकि बाकी जो शिक्षा है, शिक्षा में तो तुम दोनों बराबर हो, वो जो ताकत मिलेगी भोलेनाथ से वही तुम्हें अलग करेगी। तो दोनों यही करते हैं। हिंसक अपने छोटे भाई असुरभान को अपना राजकाज दे के और चला जाता तपस्या करने के लिए। वहीं पे दुर्दांत अपनी छोटी बहन को सुरसा के हाथ में दे के ये सब और वहाँ पे चला जाता है। तो ये दोनों वहाँ पे घोर तपस्या में लग जाते हैं। इसी बीच ऑब्वियसली यही होता है कि दैत्य और राक्षसों में से एक दूसरे पे हमला करता है और एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है जिसमें दोनों ही जो असुरभान और सुरसा है अपनी अपनी सेनाएं लेके राक्षसों और दैत्यों का एक बहुत तेज़ जंग चल रही होती है। उसी दौरान जब तक ये जंग चलती तब तक ये दोनों जो हैं हिंसक और दुर्दांत, ये बिल्कुल तपस्या में अपनी सफल हो जाते हैं और भोलेनाथ इनके सामने प्रकट होकर इनको बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तो दोनों ये बोलते हैं कि क्योंकि एक बोलेगा तो दूसरा उससे ज़्यादा ताकतवर मांगेगा, तो हम मन ही मन आपसे मांग लेंगे और आप हमारी इच्छा पूरी कर देना। तो भोलेनाथ भी रेडी हो जाते हैं कि ठीक है। लेकिन वो ये बोलते हैं कि ये जो ताकत तुम मांग रहे हो, जो अगर राक्षस ताकत मांग रहा है तो दैत्यों पे यूज़ कर पाएगा, और दैत्य ताकत मांग रहे हैं तो उसका उपयोग वो केवल राक्षसों पे ही कर पाएंगे। और इस बीच ये होता है कि वहाँ पे युद्ध जो राक्षस और दैत्यों बीच में हो रहा होता है, तो महागुरु जो होते हैं वो आ जाते हैं वहाँ पे और सुरसा और असुरभान को रोकते हैं और उनको समझाते हैं। तो इस कारण से असुरभान उसी समय एक प्रकार से अपनी उंगली काट के और सुरसा की मांग भर के और राक्षस और दैत्यों के बीच में शांति स्थापित कर देता है और उसको अपनी बीवी बना लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे दोनों दुर्दांत और हिंसक पहुँच जाते हैं और इन दोनों को मार डालते हैं। तो इससे जो महागुरु होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने राक्षसों और दैत्यों को बचाने के लिए किया, लेकिन अब तुम उस लायक नहीं हो, तो अब मैं ही तुम्हारे काल का कारण बनूंगा, और ऐसा बोल के वो चले जाते हैं। जब इन दोनों के गुरुओं को पता पड़ता है कि गुरुओं का भी गुरु महागुरु जो है वो वहाँ से नाराज़ होकर चला गया है, तो ये परेशान हो जाते हैं। और इसके साथ ही उनको ये भी है कि जो वहाँ पे चल रहा था युद्ध, वो युद्ध भी ख़त्म हुआ नहीं है।
तो उस हिसाब से जब युद्ध ख़त्म नहीं हुआ तो युद्ध भी ख़त्म करेंगे और हम दूसरों के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे। तो इस बीच के अंदर दुर्दांत के जो गुरु होते हैं, जो एक हाथ होते हैं, वो उसको एक तरीका बताते जीतने का। वो बोलते हैं कि देखो, मेरे पास में एक बहुत ही पावरफुल शक्तियों से लेस एक शरीर है, लेकिन इसके ऊपर एक सिर लगाना पड़ेगा, और वो सिर लेकर तुम किसी को भी मार के लेकर उसका सिर लगाओ तो जितनी उसकी व्यक्ति की लाइफ है उतनी लाइफ इस शरीर की भी हो जाएगी। और ये जो ऐसा है कि ये हमारे पावर के अंदर ही रहेगा, तो इससे क्या है कि ये शरीर भी इंसानी है, और दूसरे इंसान का सिर लगेगा तो सामने वो जो तुम्हारा दुश्मन है हिंसक, वो इसके ऊपर हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो शक्ति उसको भोलेनाथ से मिली वो तो केवल वो राक्षसों के अगेंस्ट ही यूज़ कर सकता है। तो इस प्रकार से ये जाता है दुर्दांत, और जाके एक राजकुमार का जो कि शिकार खेल रहा था उसका सिर काट के लेकर आता है। वहीं पे हिंसक को भी के पास में भी अलग अलग शक्तियाँ मिल जाती भोलेनाथ से, प्लस उसके पास में एक ऐसा काठ का बना हुआ, एक लकड़ी का बना हुआ मैकेनिकल रथ होता है, जिस पे चढ़ते ही दुश्मन जो है उसका सिर बदल जाता है, मतलब उसका दिमाग बदल जाता है और वो इसके कब्ज़े में आ जाएगा। तो दोनों अपनी शक्तियाँ लेके जाते हैं, बहुत ज़ोरदार युद्ध होता है वहाँ पे। तो ये युद्ध होता है तो ये जो दोनों अपनी शक्तियों का यूज़ करते हैं, भोलेनाथ से किसी ने अपने दुश्मनों को सोने में बदलने की शक्ति मांगी होती है, किसी ने उनको लोहे का पुतला बनाने की शक्ति मांगी होती है। तो वो इस प्रकार से ये युद्ध वहाँ पे बड़ा तेज़ चलता रहता है। इस बीच में वो जो लड़का जिसका गर्दन जोड़ के लेके आया होता है, तो वो जाके इन पे हमला कर देता है, और बाकायदा इस तरीके से इनका पलड़ा यहाँ पे काफ़ी भारी हो जाता है। तो दुर्दांत और हिंसक दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और बिल्कुल एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाते हैं। इतने में ही दोनों के जो गुरु हैं वो इधर आके बोलते हैं कि वो जो लड़का है वो कहाँ है? तो बोलता है क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम्हें याद है महागुरु ने बोला था कि वो हमसे बदला लेगा, और हमें लगता है इसमें उस लड़के को वहाँ तक भेजने की जो चाल थी राजकुमार की, महागुरु की होगी। तो कहीं वो उसके ऊपर तो नहीं बैठ रहा है, रथ के ऊपर? तो पूछते हैं रथ के ऊपर बैठने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो बोलेंगे रथ के ऊपर बैठते उसका दिमाग घूम जाएगा। अब वो है इंसान, तो वो इंसान है तो अभी तक तो तुम्हारा साथ दे रहा था, रथ पे बैठते उसका दिमाग घूमते ही वो राक्षस और दैत्यों का एक प्रकार से दुश्मन बन जाएगा, और जितनी पावर हमने उस शरीर में डाली उस पावर के हिसाब से तो वो तुम्हारा सफाया कर देगा, तो तुम उसको रोको रथ पे बैठने से। तो बस वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं वहाँ पे, लेकिन वो तो बैठ जाता है, और जैसे ही रथ पे बैठता है उसकी याददाश्त वापस आ जाती है, और वो बोलता है, बताता है कि मेरा नाम युगांधर है, और फिलहाल वो उनको वार्निंग दे के छोड़ के वहाँ से चले जाता है। वहीं पे पृथ्वी लोक पे जब वो वापस जा रहा होता है उस साइड पे जहाँ पे इंसान रहते हैं, तो वहाँ पे मालूम पड़ता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जो कि राजकुमारी होती है शेल शबीली, जो कि उसके बॉडी को देख के बहुत रो रही होती है। और वहीं पे ये जो एक राजा का बेटा होता है, राजकुमार होता है, जो छुप छुप के इससे मिलने जाता है। तो ये जो मिलने जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि उसी बीच में यह दुर्दांत इसको मार डालता है। लेकिन अब बैक स्टोरी चल रही है कि महागुरु के पास जब वो दोनों एक टांग और एक हाथ जाते हैं, तो महागुरु बताता है कि हाँ, ये मैंने ही किया है, क्योंकि ये जो लड़का युगांधर था ये भी मेरा ही स्टूडेंट था, मेरा ही शिष्य था, और इसकी 4 दिन का जीवन बाकी था उस समय, तो इसलिए मैंने इसको बुलाया ताकि कि मैं तुम्हारा सफाया कर सकूं, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो। तो ये मेरी ही सोची समझी चाल थी, मैंने पहले ही युगांधर को बता दिया था कि तुम्हें मार के दुर्दांत और तुम्हारा जो सिर है वो उधर ट्रांसप्लांट कर देगा उस शरीर के ऊपर। तो युगांधर तो ये कहानी वहाँ पे चल रही है, और युगांधर को मारने के लिए इतने में वहाँ पे उसका जो मुख्यमंत्री है, जो महामंत्री, वो भी उस पर हमला करता है, लेकिन बाकायदा युगांधर उनको ही मार देता है, और शेल शबीली के साथ मिलकर वो अपने पिता के पास, महागुरु के पास जाता है। और महागुरु उसको ये बोलते हैं कि देखो, तुम्हारी 4 दिन की जो आयु बाकी थी वो 4 दिन ख़त्म होने वाले, तो जल्दी से अपनी जन्म कुंडली लेकर आओ। इस बीच उन दोनों गुरुओं को भी पता पड़ जाता है कि जन्म कुंडली लेने जाएगा, तो वो पहले ही दुर्दांत और उसको भेज के उसके पिता को धोखा देकर जन्म कुंडली हत्या लेते हैं। बस फिर क्या था कि जन्म कुंडली हत्या लेते हैं, और युगांधर को पता पड़ जाता, तो युगांधर उनसे लड़ने जाता है, लेकिन वो दोनों मिलकर हमला उसके ऊपर करते हैं, और वो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट मरने की सिचुएशन पे आ जाता है, मृत्यु के कगार के ऊपर आ जाता है। अब युगांधर की लाश, सो कॉल्ड लाश लेके वो जाते हैं महागुरु के पास में, दोनों ही दुर्दांत और हिंसक। लेकिन वहाँ पे महागुरु के ऊपर ये हमला कर पाते, शेल छबीली पे ये हमला कर पाते, इसके पहले युगांधर वापस से उड़ जाता है और अपनी आखिरी सांसों के साथ उन दोनों को मार डालता है। और वहीं पे सूरज डूबने वाला होता है, उसके पहले ही महागुरु ये करते हैं कि उसकी जन्म कुंडली चेंज करके अपनी जो बहुत ही लंबी आयु है वो युगांधर के नाम कर जाते हैं। और इसी के साथ में महागुरु मर जाते हैं, लेकिन युगांधर जिंदा रह जाता है। तो युगांधर कसम खाता है कि वो इस प्रकार की शैतानी ताकतों से लड़ने में अपना जीवन लगाएगा। और वहीं पे वो एक हाथ और एक टांग भी मिल जाते हैं, उनको भी इस बात की नाराज़गी कि हमारे शिष्य मारा गया, और वो भी इस बात की कसम खाते हैं कि हम युगांधर से बदला लेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी कॉमिक्स थी, मतलब एक डाइजेस्ट लेवल की कॉमिक्स थी, और कॉमिक्स की स्टोरी बड़ी
कसी हुई थी। आर्ट वर्क तो बड़ा ही ज़ोरदार था यहाँ पे, क्योंकि मनोज कॉमिक्स का आर्ट वर्क उस समय में बहुत ही शानदार हुआ करता था। तो अपने आप में ही बड़ा ही सुंदर कॉमिक्स, बड़ी ही अच्छी प्रभावशाली कॉमिक्स यहाँ पे ये बनी थी। और युगांधर में अगर हम बात करें तो इसके जो राइटर थे वो थे राही जी, और बाकायदा जो इसका चित्रांकन किया था वो था विजय कदम और नीता बोराडे ने। तो अच्छी कॉमिक्स बनी है। आई नो मनोज कॉमिक्स बंद होगी, लेकिन अगर आपको कहीं से कॉमिक्स मिलती तो प्लीज़ इसको पढ़िएगा। और जाते जाते मैं आपसे 2 बातें बोलूँगा। एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरा आजकल हर जगह कॉमिक्स की पायरेसी की जा रही है इन द सेंस ऑफ वॉइस मोड कॉमिक्स या फिर डायरेक्टली। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ इस कॉमिक्स की पायरेसी को बंद करने में हमारी सहायता कीजिए। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को रिपोर्ट करो जाके या ये करो वो करो, आप बस खाली उनको जाके सब्सक्राइब मत करो, आप उनको फॉलो मत करो, दैट इज़ इट। वो ही काफ़ी है उन लोगों को डिस्करेज करने के लिए। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कॉमिक्स कल्चर को बढ़ावा दीजिए। और जल्दी हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलेंगे। कोई भी आपके सजेशंस हो, फीडबैक्स हो, प्लीज़ हमें दीजिए ताकि हम और बेटर काम आगे कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।